ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने, अगर बीच में नेट जाएगा भी तो सुन लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है, एक बार जिसका भी जाएगा। तो देखो एक बार नीट का सिलेबस सबको पता ही है, देखो एक बार फिर भी देख लेते हैं देखने के लिए। तो वेबसाइट पे चलते हैं, कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं। नीट का सिलेबस आपको यहाँ पे दिख जाएगा बहुत ही आराम से। ये क्या आ गया? अच्छा भाई, इनकी कोई कोर्स वोर्स बेचना है ना, इन चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उससे होता कुछ नहीं किसी का। नीट का सिलेबस भैया क्लास वाइज है, क्लास 11th है, क्लास 12th है, सबको पता है। और ये पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। फिजिक्स का ये सिलेबस आपका ये पूरा दे रखा है भाई। बेसिकली क्लास 11 देन क्लास 12 का पूरा सिलेबस है, और केमिस्ट्री का भी इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो बायोलॉजी की पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर है। रीडिंग करनी है, रीडिंग के अलावा कुछ नहीं करना। कोई नोट्स के चक्कर में शॉर्टकट वीडियो देख लूँगा या मैम अच्छा पढ़ाती हैं वो सर अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारी बायोलॉजी की स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स की, जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स कहाँ गया ये रहा। ये फिजिक्स का सिलेबस, इसमें क्लास 11th क्लास 12 सबको पता होगा। क्लास 11 से 50% क्वेश्चन आते हैं और क्लास 12 से 50% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि लेटस से मैं कोई चैप्टर खोलता हूँ, कोई भी मान लो मैं ये वाला चैप्टर खोलता हूँ कंडक्टर्स, ठीक है। ये चैप्टर है, ये 12th क्लास में आता है पूरा, ठीक है। बात है कि ये चैप्टर जो है आपको तब समझ में आएगा, ये चैप्टर आपको तब समझ में आ जाएगा जब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ये वाला ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन अगर आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कौन सा चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा ये कंडक्टर वाला चैप्टर। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि 11th के चैप्टर का अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो 12th के चैप्टर आपको चुटकी में होंगे, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला F=ma होता है, सबको पता है। बट फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशन में जो होता है ना, जो ग्रेविटेशन में कुछ फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला 12th क्लास में होता है सेम, बस वैल्यू बदल जाती है। बट सॉल्व करने का तरीका वही होता है, क्वेश्चन का नज़रिया वही होता है, बस। भैया कि आपको क्या करना है, जैसे कि आप अगर डांस सीखते हैं तो डांस में भी आप कोई गाना पे डांस नहीं सीखते, आप बेसिक एलिमेंट सीखते हैं। वो कि आपको ये वाला जो अगर एलिमेंट सीखना है तो इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस जो है 6-6 महीने तक करोगे ना, तब जाके आपको आएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो 11th क्लास में सीखी जाती है। और 12th क्लास में क्या होता है, जो आपने सीख लिया उस पर डांस होता है, है ना। 11th क्लास में ये सीख लिया, अब 12th क्लास में कोई गाना दे दिया जाएगा, उस पर आपको डांस करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, ये तो सीखते नहीं है, डायरेक्ट 12th में पहुंच जाते हैं, फिर डांस के लिए बोलते हैं, फिर वो ऐसा ऐसा कर रहे होते हैं बस, ठीक है। फिर वो स्टेप ना याद कर रहे होते हैं, स्टेप कि याद करके कर ले। कोई भी एक प्रॉपर टीचर होता है वो कभी ये नहीं बताता कि याद करके करो स्टेप्स, है ना। पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए, फंडामेंटल के बाद जो है 12th क्लास पूरी बहुत आसान है। मैं इतना बता सकता हूँ 12th क्लास इतनी आसान है कि 3 महीने में 12th की फिजिक्स खत्म, ठीक है। 3 महीने में जो हमारी क्लास 12th है, 3 महीने में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 3 महीने में क्लास 12th की फिजिक्स खत्म हो जाएगी 100% एक्यूरेसी के साथ, 100%। शर्त बस यही है कि आपको मैक्सिमम टाइम डिवोट करना है 11th पे। एक एक और नैरेटिव चलता है मार्केट में कि लोग कहते हैं कि 12th से सवाल ज़्यादा आते हैं नीट में, 11th से कम आते हैं। मैं मानता हूँ 12th से 60% क्वेश्चन आते हैं, 40% 11th से आते हैं। बट वो 60% सवाल होंगे वो फाउंडेशन नॉलेज लेगा 11th की। 11th की नॉलेज नहीं होगी तो 12th का सवाल नहीं कर पाओगे। अगर 11th बर्बाद हो गई तो फिर 12th में चले गए ऐसे उठ के, तो फिर 11th का फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो बेस है ये अगर ख़राब हो गया तो मान लो पूरी ख़राब हो जाएगी पूरी, ठीक है। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बस याद करते जाओ, ये याद याद कर करके करोगे फिर सब मिक्सअप हो जाएगा। तो हमारा फोकस रहेगा क्लास 11th पे, क्लास 11th पे फोकस रहेगा। और हाँ भाई, क्लास जो है कोशिश करिए कि रोज़ आइए, रोज़ करें क्लास। हम लोग चाहे 1 घंटा करें 2 घंटा करें, जब तक करें क्लास रोज़ करेंगे, क्योंकि टाइम मेरे पास भी टाइम कम है, मैं अभी खाली दिसंबर के एंड तक ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि क्लास आप लोग रोज़ आइए और जितना भी काम दिया जा रहा है वो करिए। अब बुक्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए आपके फिजिक्स के लिए, नीट के लिए। नीट फिजिक्स के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, एच सी वर्मा,
फिर कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग झंडे उखाड़ेंगे कि HC वर्मा तो IIT JEE वाले बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको अपना माइंड सेट जब ऊपर करोगे, माइंड सेट जो एक अच्छे लेवल पे ले जाओगे, तभी नीट का सवाल होगा, क्योंकि नीट के एग्जाम में प्रेशर भी बहुत रहता है। अगर माइंड इतना है, प्रेशर आएगा, इतना दिमाग हो जाएगा, तभी तो नीट के लेवल पे मैच कर पाओगे, तभी मैच कर पाओगे। दिमाग ही नीट के लेवल का है, प्रेशर आए इतना हो गया, तो वही है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। और HC वर्मा का क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल तब लगेंगे जब आपका फाउंडेशन हिला होगा पूरा। फाउंडेशन पूरा हिला होगा तो दिक्कत आएगी, वरना कोई दिक्कत नहीं आएगी इस केस में। ठीक है, तो ये है पूरा। हम लोग फोकस करेंगे 11th के वो चैप्टर पढ़ेंगे, और 11th के चैप्टर से जो मिलता जुलता चैप्टर 12th का वो भी पढ़ लेंगे साथ ही में। समझ मेरी बात, 11 12 दोनों का हो गया। तो ये है हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। एक ही बुक लेनी HC वर्मा जो आती है, सबको पता होगी, सबके पास होगी, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी। एलन के नोट्स नहीं पढ़ने, E2 के नोट्स नहीं पढ़ने, NCERT के सवाल वो भी नहीं करने। ठीक है, इस केस में NCERT के सवाल नहीं करने, वो क्लास में कर लेंगे। ठीक है, HC वर्मा की बुक है वो, उससे होगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए। बट क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं आप फिर बता देता हूँ, NCERT से आएगा। NCERT फिजिक्स की, उसी से क्वेश्चन आएगा नीट में। NCERT बायोलॉजी, उसी से क्वेश्चन आएगा बायो में। NCERT केमिस्ट्री, NCERT से आएगा, क्योंकि जो नीट है ना, वो एक कौन सा एग्जाम पता है ना, सरकारी एग्जाम है। और सोचो, वो जो सरकारी एग्जाम है, वो सरकार की किताब से तो एग्जाम बनाएगा, या किसी प्राइवेट की बुक से बनाएगा? सरकारी से बनाएगा। और सरकारी बुक कौन सी है? NCERT। HC वर्मा सरकारी बुक नहीं है, वो प्राइवेट बुक है। पर वो क्यों बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए बस, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए करना है। उस HC वर्मा से सवाल नहीं आएगा, मैं आज बता रहा हूँ। सवाल कहाँ से आएगा? NCERT फिजिक्स की। ये भी मिसकंसेप्शन है कि NCERT खराब है, फिजिक्स की बहुत अच्छी है। NCERT की बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो समझ गया ना पूरी स्ट्रैटेजी। बस इसके अलावा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, नोट्स वो भी नहीं पढ़ने, कुछ नहीं सॉल्व करना इसके अलावा, क्योंकि इसके अलावा टाइम नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी केमिस्ट्री हो गई और आपकी बायोलॉजी हो गई, ये आपके हाथ पे दे दी मैंने। बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, रीडिंग से होगा। केमिस्ट्री के लिए वीडियो देख सकते हो, केमिस्ट्री के लिए जो वीडियो आ रही है, जो आपको ठीक लगता है, जो टीचर आपको अच्छा लगता है, केमिस्ट्री के लिए बिंदास वीडियो देखिए। बायोलॉजी के लिए कोशिश करिए वीडियो मत देखिए। बायोलॉजी के लिए रीडिंग करिए, जो टॉपिक समझ में नहीं आता उसको गूगल पे सर्च करिए, फिर भी समझ में नहीं आता तब वीडियो देखिए। ठीक है, तब आगे पीछे करके कहीं ढूंढ ढांड के तब देखिए। ठीक है, रीडिंग सही होगा और नहीं होगा, मैं आप लिख के दे सकता हूँ, 2 साल बाद फिर आओगे यही बोलने के कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीडिंग नहीं करी थी। ठीक है, अभी टाइम कम है, जो एक्स्ट्रा बुक्स ले रखी हैं सबको फेंक दो, बायोलॉजी की रीडिंग शुरू कर दो। वो बुक रीडिंग का ग्रुप बना है, अगर उसमें अभी ईमानदारी से रीडिंग कर रहे हो तो नोवेल छोड़ दो, एक्स्ट्रा कॉमिक बुक छोड़ दो, रिच डैड पुअर डैड सब छोड़ दो, रीडिंग बायोलॉजी ओनली, रीडिंग बायोलॉजी ओनली। 1 पेज अ डे, एक पन्ने को पढ़ने के लिए 1 घंटा ले लो चाहे, बट स्लोली स्लोली पढ़ो उसको, बहुत स्लो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हमारी बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी क्लियर है, केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी कभी और बात कर लेंगे। बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी क्लियर है, इसके आगे पीछे जाओगे तो वो आपकी जिम्मेदारी। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन करे हैं, रिजल्ट आया है, 100% एक्यूरेसी से करा है, समझ में आई है। क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं आती थी बायोलॉजी, बट मैं नीट के लेवल तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी है। फिजिक्स की स्ट्रैटेजी नहीं है कि क्लासेज होंगी, जो चैप्टर हम यहाँ पढ़ेंगे उसकी क्लासेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम चैप्टर यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ लें, मान लो मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन के लिए कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास को सुना, क्वेश्चन चालू, बस। ठीक है, तो ये है हमारा अपना फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री के बारे में कभी और बात करेंगे, बट सिलेबस देख लो एक बार, आप खुद आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, ना करते हुए भी देखो 15 चैप्टर आपके, अगर सिर्फ फिजिक्स की बात करें, सिर्फ फिजिक्स की बात करें, 15 चैप्टर 11th में है, 15 चैप्टर 12th में है, 30 चैप्टर हो गए। केमिस्ट्री में 15 चैप्टर 11th में, 15 चैप्टर 12th में, 30 हो गए। बायोलॉजी में थोड़े ज़्यादा है वैसे, बट 15 चैप्टर मान के चलो 11th में, 15 चैप्टर मान लो 12th में, बट थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, 40 मान के चलते हैं, तो 100 चैप्टर हैं आपके नीट के लिए। ये 100 चैप्टर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे। इन 100 चैप्टर में से कुछ कुछ चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें 100% एक्यूरेसी आएगी, वो बात की गारंटी में है।
ले लो, ठीक है। बाकी ये जो 100 चैप्टर है, क्योंकि ये 100 चैप्टर हैं देखो, और डेज कितने बचे हैं, मान के चलो मई में एग्ज़ाम होगा, मैं अभी 24 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी 24 की ही बात करता हूँ। तो अभी नवंबर 1 महीना, दिसंबर 2 महीना, जनवरी 3 महीना, फरवरी 4 महीना, मार्च 6 महीना, 5 महीना, अप्रैल 6 महीना, 6 महीने अपने पास। उसमें होली भी आएगी, दिवाली भी आएगी, बीच में दशहरा भी आएगा, बर्थडे भी आएगा, मूड भी खराब रहेगा, ठीक है। तो महीने कितने हैं, 6। एक महीने में मान के चलो तो होते हैं दिन 30, तो 180 दिन है अपने पास खाली। चैप्टर कितने हैं, 100 चैप्टर है, 180 दिन है। तो एक, अगर कितने चैप्टर करने चाहिए, कितने दिन में एक चैप्टर करना चाहिए, डिवाइड कर लो आराम से, है ना। ना करते हुए भी 2 दिन में एक चैप्टर ऑन एन एवरेज खत्म होना चाहिए, जो अभी एग्जाम देना चाह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तभी आपका जो है चीज़ें होंगी। तो जो भी है आपकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी, जो बना लीजिए। फिजिक्स में इतना कर सकते हैं हम लोग कि 11th क्लास की पूरी फिजिक्स इस साल के एंड तक ख़त्म करने का देखते हैं कुछ, क्योंकि अपने पास नवंबर का महीना है, फिर दिसंबर का महीना पूरा, नवंबर, ठीक है, 60 डेज है, 60 डेज है, और 15 चैप्टर है, मान के चलो 15 चैप्टर है 11th में, तो 60 डेज है, 15 चैप्टर है, 4 दिन एक चैप्टर को देंगे हम, ठीक है, 4 दिन एक चैप्टर को देंगे, तो पूरी 11th खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है, पूरी 11th खत्म हो जाएगी साल के एंड तक, अगर 4 दिन एक चैप्टर को दें। बट आप खुद सोचो, 4 दिन एक चैप्टर को देना है, मतलब थोड़ा अच्छा रगड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैं तो आपको रखवा दूंगा, क्योंकि मेरी तो आदत ही पढ़ने की है, तो बहुत देर देर तक पढ़ लेता हूँ। आपको मैनेज करना देखना है। वैसे सुबह की क्लास मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया रहती है, सुबह सुबह फ्रेश भी रहता है। बट सुबह कैसा रहेगा क्लास लेना, अगर सुबह लें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बताओ सुबह कैसा रहेगा क्लास अगर लें? हम्म, तो उठा नहीं जाएगा। कितने बजे होती है क्लास? 8 बजे होती है ना, हम तो 5 बजे करते थे क्लास, तो उठा नहीं जाएगा सुबह। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही कर लेते हैं फिर, और क्या, रात को ही कर लेते हैं फिर, अगर नहीं उठा जाएगा तो। मैं तो रात को भी कर सकता हूँ, सुबह भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लास का टाइमिंग रहेगा वो 10 से चालू रहेगा, ठीक है। अगर मैं क्लास को 11:15 तक ले जाऊँ तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा? हाँ 11:15, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 11:15 तक क्लास रखेंगे, और सब कुछ कवर कवर कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़, क्लास अगर छोटी तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। क्लास अगर छोटी तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पर क्लास चलती रहेगी, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में अगर मान लो मैं नहीं आ पाया या कोई और नहीं आ पाया, तो क्लास कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत हो रही ज़्यादा अगर, वरना क्लास रोज़ ही रहेगी, ऑलमोस्ट रोज़ ही रहेगी, ठीक है। सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। तो यही है, यही लिंक रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज जो है अपनी नए चैप्टर के साथ। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने पूरी स्ट्रेटजी क्लियर कर दिया, मैंने दिन भी गिना दिए कितने दिन हैं, कितने चैप्टर हैं, ये भी गिना दिए, तो ये मन में याद रखना, इतने चैप्टर हैं, इतने दिन हैं, इससे थोड़ा रहता है कि हाँ पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम लोग आ रहे हैं, देखो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, तो वेस्ट ना हो, क्योंकि 3 लोगों का टाइम जा रहा है यहाँ पे, 3 लोग का टाइम जा रहा है, 3 लोग का इंटरनेट जा रहा है, तो वेस्ट ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें, कुछ सीख के निकलेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स से शुरुआत करते हैं हम लोग, क्लास 11th। और क्लास 11th में देखो पहला चैप्टर हमारा ये था, फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इससे शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्यों इससे शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक सवाल ज़रूर आता है यहाँ से भी, ठीक है, एक सवाल आएगा ही आएगा यहाँ से। तो रुको मैं ज़रा चैप्टर खोल लेता हूँ, मैं एनसीईआरटी की बुक खोलता हूँ आपके सामने। एनसीईआरटी बहुत टाइम से आपने देखी नहीं होगी फिजिक्स की। ये देखिए, पार्ट 2 है शायद ये। हम्म,
अच्छा पार्ट 2 है ना ये। चलो थोड़ा हम मोशन से पढ़ते हैं। हम एक काम करते हैं, मोशन चैप्टर है वहाँ से चालू करते हैं पढ़ना। ठीक है, मोशन चैप्टर से चालू करते हैं और मैं लिखता भी चलूँगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लिख ही लूँगा मैं वैसे। प्लस ऐड अ पेज। इस पे लिखूँ या किसी और चीज़ पे लिखूँ? कृष्णा इससे ज्वाइन हो गया। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, तो मोशन से चालू करते हैं। मोशन इन 1D, ये 1 डायमेंशनल मोशन है। इस चैप्टर की बात करते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है पहले मैं डिस्कस करा देता हूँ। पहली बात, हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 डायमेंशन मतलब एक ही डायमेंशन। इसका मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब चलेगा तो वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो चलता रहेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, इसका मतलब है 1 डायमेंशन। अच्छा, ये एक्स में चल रहा है तो एक्स में ही चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा ये ऊपर गया और ये नीचे आया, ये क्या है? ये भी एक 1D मोशन है। यस इट इज़ ऑल्सो 1D मोशन। वाई? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कुछ ऐसे करूँ कि मान लो मैं ये मेरी धरती है और धरती से मान लो मैंने कोई चीज़ फेंकी और वो मान लो कुछ इस तरह से फेंकी कि वो ना ऐसे चलती हुई चलती सीधी 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 जा रही है, तो ये भी क्या होगी? ये भी इस केस में 1D मोशन कहलाएगा, याद रखिएगा 1D मोशन। ठीक है, इसको इसको कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे गया यानी कि ये इसका वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, तो ये ऐसे जा रहा है यानी कि ये तो 2D है। नहीं भाई, 2D नहीं है, ये 1D है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, 1D है। बट मोस्टली हम अपने केसेस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही 1D बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस में भाग रहा है, इधर भाग रहा है, या तो इधर भाग रहा है, या वाई एक्सिस में भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है या वो नीचे भाग रहा है, उसको 1D मोशन कहते हैं। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अच्छा जो लिख रहे हैं वो लिखते रहिए क्योंकि मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही लिखता रहूँगा मैं ऐसे ही। एक कॉपी पेन उठा लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं लिख पाएंगे, हो सकता है कि शायद अभी नहीं लिख पाए, कोई एक बच्चा लिख लीजिए, कोई एक बच्चा, उसको ग्रुप पे डाल देना। ठीक है, कोई एक बच्चा लिख लीजिए, उसको ग्रुप पे डाल देना। ठीक है, पर लिख लीजिए, कोई एक तो एटलीस्ट लिख ही लीजिए। तो मैं आपको क्या बताऊँ, हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D। जल्दी जल्दी लिखना क्योंकि टाइम कम है। मोशन इन 1D, 1D मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन मतलब खाली एक ही डायरेक्शन में हम लोग चलते रहेंगे। ये या तो ऐसे चलेंगे या ऐसे चलेंगे, ये हमारा दोनों केस में 1D होता है। ठीक है, अच्छा 1D के केस में देखो हमको पता है कि कुछ रफ्तार से चलता है, वेलोसिटी से चलता है, बिल्कुल कुछ समय भी लगता होगा, टाइम, यस, है ना। हो सकता है कि कुछ उसमें एक्सेलरेशन भी हो जाए। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी एक्स एक्सेस में भी पॉसिबल है और वाई एक्सेस में भी पॉसिबल है कि वेलोसिटी भी रहे, कुछ समय भी लगे, उसका कुछ एक्सेलरेशन भी हो। ठीक है, तो ये हमारा 1D मोशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1D मोशन है ये। ठीक है, 1D मोशन का मतलब ये है कि अगर वो एक्स में चल रहा है तो एक्स में ही चलता रहेगा, अगर वो वाई में चल रहा है तो वाई में ही चलता रहेगा। इसको बोलते हैं 1D मोशन। ठीक है, यानी कि अगर वो एक्स में चल रहा है इसका मतलब वो वाई में नहीं चलेगा। इसको कुछ इस तरह से सोचिए, और अगर वो वाई में चल रहा है तो वो एक्स में नहीं चलेगा। ये है 1D मोशन। ठीक है, एक डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं एक वेलोसिटी लिखूँ, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस
3 जे कैप। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू -3 जे कैप, तो ये क्या होगा? क्या ये 1D मोशन होगा? क्या ये 2D मोशन होगा? ठीक है, आपको क्या लगता है? बताइए। वेलोसिटी इज इक्वल टू -3 जे कैप, क्या लगता है 1D मोशन है कि 2D मोशन है? बताइए। ठीक है, और कृष्णा? 1D है ये। अरे 2D कैसे हो गए? देखो अगर हाँ देखो ना, जे जे कैप है, जे कैप का मतलब खाली जे एक्सेस में चलेगा ये। जे मतलब वाई होता है ना, वाई। और माइनस का मतलब वो नीचे आ रहा है, यानी कि 3 की रफ्तार से वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये 1D मोशन है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं वेलोसिटी को कुछ इस तरह से लिख दूं कि -2y कैप प्लस 3j कैप, अब क्या हो गया 1D या 2D? अब ये 2D हो गया। क्यों 2D? इसलिए हुआ क्योंकि 2 आई की डायरेक्शन में इसकी रफ्तार 2 है, यस, और जे की डायरेक्शन में इसकी रफ्तार 3 है, कुछ इस तरह से, है ना। यानी कि इसके 2 कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर। तो पहली बात तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि 1D है कि 2D है। ठीक है, ये फाउंडेशन है, बहुत स्लो स्लो चलेंगे, तो 1D है। ठीक है, ये 2D है, ये 2D है, समझ में आ गया ना, क्योंकि 2D 2 डायरेक्शन है, एक एक्स में डायरेक्शन है आई, एक वाई में डायरेक्शन है जे में। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि इधर, और 3 मतलब ऊपर प्लस के डायरेक्शन में। तो कुछ इस तरह से आपको चीज़ देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये हमारा 2D मोशन है। 2D मोशन इस चैप्टर में डिस्कस करना ही नहीं है अभी, ठीक है। 2D नहीं डिस्कस करेंगे हम, 1D डिस्कस करेंगे। 1D आइए 1D पे आ जाइए फिर से। तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था वेलोसिटी सबको पता है, टाइम सबको पता है कि क्या क्या होता है, मैं कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। डिस्प्लेसमेंट भी सबको पता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है, सबको सब कुछ पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको ना एक्सेलरेशन पे थोड़ा फोकस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन लोगों को समझ में आता नहीं है सही से। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ये होता है कि मेरी रफ्तार में अगर कुछ चेंज आए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये ट्राइंगल है, समोसा जो लग रहा है ना, समोसा, समोसे का मतलब होता है बदलाव, चेंज इन रफ्तार। ठीक है, रफ्तार को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में बदलाव देखने को मिले कुछ टाइम में, चेंज इन टाइम, यानी कि जब समय बदल रहा है तो मेरी रफ्तार में अगर मेरे को चेंज देखने को मिले, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन का जन्म कब होगा? खुद बताइए, एक्सेलरेशन का जन्म कब होगा? जबकि रफ्तार में बदलाव देखने को मिलेगा। अब आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करिए, अब आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, अभिषेक की कार में बैठे हैं, सॉरी बाइक में बैठे हैं, उसकी तो बाइक है, तो ये रही अभिषेक की बढ़िया सी बाइक, ये अभिषेक बाइक चला रहा है, ठीक है। तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो मान लो जो है आगे जाके जो है एक गड्ढा दिख गया यहाँ पे, या एक पत्थर दिख गया, तो जो बाइक तेज से चला रहा है वो थोड़ी सी रफ्तार को क्या कर लेगा? स्लो कर लेगा। मान लो पहले 5 से चल रहा था, अब क्या कर लेगा? वो 3 से कर लेगा। तो आपको क्या देखने को मिला? रफ्तार में चेंज। पहले 5 थी, फिर 3 हो गए। यानी कि हम क्या बोलेंगे? अभिषेक ने क्या किया? एक्सेलरेशन किया। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे रिटार्डेशन होता है, नहीं, एक्सेलरेशन वर्ड से ही याद रखना। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जन्म क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब ये कि एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका जन्म तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है, को गया था क्या अभी? ठीक है, एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका जन्म तब होगा जब हमको वेलोसिटी में बदलाव देखने को मिलेगा, रफ्तार में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एरोप्लेन था, एरोप्लेन उड़ रहा था, ठीक है, ये रहा एरोप्लेन, उड़ रहा था, बहुत तेज़ी से उड़ रहा था, ठीक है, बहुत तेज़ी से उड़ रहा था, ये 3,000 किलोमीटर से उड़ रहा था मान लो। फिर ये उड़ते 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 ज़मीन पे आ गया, और ज़मीन पे आते आते ये जो है दिल्ली की एयरपोर्ट पे उतर गया, और उतर गया, और उसके बाद इसकी रफ्तार क्या होगी? 0 हो गई, यूँ रुक गया। तो बदलाव देखने को मिला, पहले इतनी ज़्यादा रफ्तार थी, अब इतनी कम रफ्तार हो गई। बदलाव देखने को मिला ना,
मिला, यानी कि एरोप्लेन के अंदर एक्सेलरेशन था, एरोप्लेन के अंदर एक्सेलरेशन था, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझनी, क्योंकि एक्सेलरेशन मैं चाहता हूँ आपके खून में बैठ जाए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आपको कि आपके अंदर आपकी रफ्तार में चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज आपको देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सही। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक केस बताता हूँ। एक मान लो अभिषेक की कार थी, फिर से वही सेम एग्जांपल, अभिषेक की कार ये रही, ये रही अभिषेक की कार, और ये रही अभिषेक की कार। ठीक है, अभिषेक की कार चल रही थी मान लो 5 से, फिर जो है पत्थर दिखा तो उसकी कार हो गई 3। पहला केस था। दूसरी में उसकी कार चल रही थी 5 से, एक पत्थर देखा, उसकी रफ्तार हो गई 3। ठीक है, सेम नहीं है, क्योंकि 5 से 3 होने में अभिषेक ने पहले केस में लिया 1 सेकेंड, 5 से 3 होने में अभिषेक ने लिए 2 सेकेंड। तो किस किस केस में एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा होगा? ज़्यादा किस केस में होगा? उस केस में ज़्यादा होगा जिसमें उसने कम समय लिया। 5 से 3 आने में उसने 1 का टाइम लिया, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना हो, रफ्तार में बदलाव कितना आया? 5 - 3। ठीक है, 5 - 3 यानी कि 2, और कितना समय लगा उसको? 1। तो यानी कि उसका एक्सेलरेशन 2 का है। अब इस केस में एक्सेलरेशन निकाले तो 5 में से 3 या 2, और समय कितना लिया उसने? 2 सेकेंड, यानी कि उसका एक्सेलरेशन 1 का है। एक्सेलरेशन ज़्यादा का है 2, एक्सेलरेशन कम का है ये वाला, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इस केस में एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, और जहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है वहाँ झटका तेज लगता है, याद रखना, ये फील करने वाली चीज़ है। जहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा वहाँ झटका तेज। दोस्तों कोई अपनी गाड़ी 1 सेकंड में कम कर दे तो झटका तेज लगेगा, या 2 सेकंड में कम कर ले तो झटका तेज लगेगा। एकदम से रोकने में झटका जो है हमको तेज लगेगा, है ना, यही बात है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं एक्सेलरेशन की बात फिर से करता हूँ। एक्सेलरेशन क्या है? रफ्तार में बदलाव, बट टाइम को नज़र रखना ज़रूरी है कि कितने समय में आपका जो रफ्तार में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये एक्सेलरेशन समझना इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो फोर्स समझ में आएगा, फोर्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। एम तो पता ही क्या होता है, बट ए पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता तो है कि ए हमको आता है, बट ए उनको नहीं आता। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन ये है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की बात तो हमने कर ली। ठीक है, फिर से हम जो है और किसी भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ लोग ने इस तरह से लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल, यानी कि फाइनल कितनी हो गई माइनस वी इनिशियल, इनिशियल कितनी थी अपॉन टाइम, कि कितना समय लगा उसको फाइनल से, इनिशियल से फाइनल जाने में। ठीक है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करना होता है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना होता है, ये सब लिखते हुए चलिएगा भैया। ठीक है, ये है अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ना हर ऊपर ना वेक्टर की सिंबल लगा दीजिएगा, और टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, इसलिए टाइम के नीचे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। अच्छा, मैं आपको फिर से एक केस दिखाता हूँ। एक मैंने बॉल ली, बॉल को मैंने फेंक दिया ऊपर बहुत तेज़ी से। ठीक है, मान के चलिए मैंने 10 की रफ्तार से ऊपर फेंक दिया, है ना, बट ऊपर जा रही है, लोग जा रही है, जाते जाते मान लो देखो यहाँ पे जब गई तो यहाँ पे उसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती है, आपने देखा होगा, ऊपर जब जाती तो कम हो जाती है। तो ऊपर मान लो जाते जाते उसकी रफ्तार हो गई, लेट अस से कुछ भी मान के चलिए कि उसकी रफ्तार 2 हो गई। ठीक है, पहले उसकी 10 थी, फिर उसकी 2 हो गई। तो क्या इस पूरे केस में आपको एक्सेलरेशन देखने को मिला? यस मिला। उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे कि फाइनल रफ्तार यानी कि 2 माइनस इनिशियल रफ्तार 10 अपॉन कितना टाइम लगा 10 से 2 जाने में। ठीक है, मान लो कुछ भी लगा होगा, ठीक है, 3 मान लो, 3 लगा, ठीक है, 3 सेकंड लगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये, इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग अब झंडे गाड़ेंगे कि भाई जी लगता है, कुछ लोग बोलेंगे नीचे तो जी लगता है। जी पे फोकस मत करिए, एक्सेलरेशन पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिखे जिसकी रफ्तार चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है वहाँ पे। जिसकी भी रफ्तार चेंज होती हुई दिख रही है, एक्सेलरेशन है। देखिए अब आप मेरे को बहुत सारे केसेस में आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पे रफ्तार चेंज करने को देखने को मिलेगा। कार चल रही है ना, चेंज देखेगा, क्योंकि कार मान लो कभी तेज चल रही है, कार अगर है तो कार हो सकता है तो बहुत तेज चल रही है फिर धीरे हो जाए, तो रफ्तार में चेंज देखने को मिलेगा। यस, कार बहुत धीरे चल रही थी फिर तेज हो गई, रफ्तार चेंज हुई हुई यानी कि एक्सेलरेशन था। और एक्सेलरेशन कहाँ देखने को मिलेगा, बॉल मैंने ऊपर फेंकी, बॉल मैंने तेजी से ऊपर फेंकी, यानी कि पहले रफ्तार तेज थी, ऊपर जाते हुए धीरे हुई, रफ्तार में चेंज हुआ, यानी कि फिर से क्या हुआ, इस केस में एक्सेलरेशन देखने को मिला। और कहाँ कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है एक्सेलरेशन, बहुत जगह देखने को मिल सकता है ना। कार हो गया, स्कूटर चल रहा है वो भी हो गया आपका, कार की रफ्तार तेज हो रही है, कार की रफ्तार धीरे हो रही है, बॉल की रफ्तार, अच्छा बॉल किसी ने मान लो ऊपर से नीचे फेंक दी, ठीक है, मान के चलिए कोई छत पे खड़ा था, गिरा और उसने बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, इनिशियल रफ्तार 0 थी उसकी, ऊपर से उसने नीचे ड्रॉप कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, गिरते गिरते इसकी रफ्तार तेज होगी, मान लो 10 हो गई, मान लो नीचे गिरते गिरते इसकी रफ्तार क्या होगी, 10 हो गई। तो पहले रफ्तार कितनी थी, 0, फिर रफ्तार कितनी हो गई, 10, यानी कि चेंज हुआ, रफ्तार में बदलाव हुआ, यानी कि एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, फाइनल कितनी होगी, 10 हो गई ना, फाइनल माइनस इनिशियल कितनी थी, 0, अब ऑन टाइम कितना लगा, मान लो 2 सेकंड लगे, तो एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, यही है। कुछ लोग झंडे वही काटेंगे जी को लेके कि जी भी होता है यहाँ पे, हमारा जी कुछ होता है, ग्रेविटेशन को भूल जाओ, फोकस ऑन एक्सेलरेशन ओनली। एक्सेलरेशन क्या होता है बस उस पर फोकस करना, ठीक है, ओनली फोकस ऑन एक्सेलरेशन, और किसी भी चीज़ पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब मान लो कि क्या है कि रेसिंग हो रही थी, ये रही रेस कार, एक रेस कार है, ठीक है, लेटेस्ट से चल रही थी 100 की रफ्तार से, ठीक है, और इसको पता चला कि मैं हारने वाला हूँ, तो इसने अपनी रफ्तार कर ली 120, ठीक है, 120, वैसे 120 किसी का नाम भी है अपना, अपने जान पहचान में एक 120 भी है, जिसका 120 ही नाम है, सबको पता ही होगा। तो पहले 100 थी, फिर उसकी 120 हो गई, तो क्या रफ्तार जो है चेंज हुई, इस केस में क्या रफ्तार चेंज हुई, बिल्कुल हुई, पहले 100 थी, फिर जो है 120 हो गई, पहले तो रफ्तार 100 थी, फिर 120 हो गई, रफ्तार में चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ने जन्म लिया, और एक्सेलरेशन ने जन्म लिया तो उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी फाइनल, यानी कि फाइनल मतलब 120, इनिशियल यानी कि 100, और डिवाइड बाय समय कितना लगा उसको, समय कितना लगा, टाइम मान लो कितना भी समय, 2 सेकंड लगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ठीक है, इस किस्म का क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखो अगर नेट का इशू आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास लीव भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना चाहे तो वो चीज़ें हैं, अगर नेट में इशू आ रहा है, बाकी लाइव क्लास करने तो और बढ़िया ही है। तो ए इज इक्वल टू 120 माइनस, ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी रफ्तार में आपको चेंज देखने को मिले, जब भी आपको रफ्तार में चेंज देखने को मिले तो एक्सेलरेशन का जन्म होता है, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन में एक ही बात की जाएगी ना, ए, तो 2 पॉइंट याद रखना, पहले आइडेंटिफिकेशन करना, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या एक्सेलरेशन है इसमें या नहीं है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर वैल्यू कैलकुलेट करना है, वैल्यू कैलकुलेट, ये सब लिखते हुए चलना, वैल्यू कैलकुलेट, पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक्सेलरेशन है या नहीं है, और दूसरी बात वैल्यू कैलकुलेट करनी कि उसकी वैल्यू कितनी है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, चेंज इन वाई, रफ्तार में चेंज देख लेना, बस रफ्तार में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो ठीक, ठीक है। और फिर वैल्यू निकालनी है, वैल्यू कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है ना, ए इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा, फोर्स का जब भी क्वेश्चन आएगा, मैं इस चीज़ से सॉल्व करता हूँ, इसलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और आप सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि आप पहले स्टेप में अटक जाते हो, ठीक है। नीट का कोई भी सवाल होगा आप सॉल्व कर लोगे, 2 स्टेप, पहले आइडेंटिफाई करो उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है या नहीं है, ठीक है, अगर है तो फिर इसको वैल्यू सॉल्व करो, ठीक है। तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करना तो सिखा दिया, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको क्लियरिटी जो है दे दी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो मान के चलो कि रफ्तार में चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, अब देखो मान लो ये प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा लोगों ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने प्रोजेक्टाइल को कुछ इस तरह से फेंक दिया, ऐसे, ठीक है। तो क्या इसकी रफ्तार चेंज हो रही है, इसको पढ़ाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम 2D में पढ़ेंगे, ठीक है,
2D मोशन में पढ़ेंगे कि इसकी रफ्तार चेंज हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इस जो बॉल जा रही है ऐसे जो जा रही है बॉल, उसकी रफ्तार चेंज हो भी रही है कि नहीं हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, वो 2D मोशन में बात करेंगे। अभी हम 1D की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1D तो ये है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि पहले एक रफ्तार, मान लो अभिषेक था, फिर से वही अभिषेक, ये रहा अभिषेक की बाइक। अभिषेक अपनी बाइक से चला रहा था 2 की रफ्तार से। ठीक है, अभिषेक को देखा कि अभिषेक के पापा ये रहे खड़े, ये आ रहे थे ऑफिस से, तो अभिषेक जो है वापस हो लिया 3 की रफ्तार से। ठीक है, 3 की रफ्तार से ही वापस हो लिया, यानी कि उसके पापा आ रहे थे, उसने देख लिया उसके पापा आ रहे हैं और 3 की रफ्तार से वापस हो लिया। ठीक है, 1 सेकंड में पलटी मार लिया। तो इस केस में क्या एक्सेलरेशन है? इस केस में एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपकी रफ्तार में चेंज है। ठीक है, तो उसको निकालेंगे कैसे? ए इज इक्वल टू फाइनल। फाइनल क्या है हमारी? फाइनल हमारी 3 है। ठीक है, फाइनल हमारी 3 है। एक काम करते हैं कि इसके पापा दिखे, वो 2 से जा रहा था, बट उसके जैसे पापा दिखे तो उसने उल्टी कर ली रफ्तार और 2 से वापस चला गया ये। ठीक है, यानी कि उसकी रफ्तार पहले ये थी और उसकी रफ्तार ये थी, पर उसने अपने पापा को देखा और 2 से वापस चला गया। तो क्या इस केस में रफ्तार का बदलाव आया है? अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप बोलोगे कि आया है, बट आपके वीक हैं तो आप बोलोगे नहीं आया है। खाली 2 देख के ही आप ये मत बोल देना कि इसकी रफ्तार में बदलाव नहीं आया, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन के बदलाव आने से भी वेलोसिटी में बदलाव आता है। बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात है, फिर से सुन लीजिए। वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, यानी कि पहले अभिषेक 2 से भाग रहा था। ठीक है, 2 से भाग रहा था, पापा दिखे तो 2 से उल्टा भाग लिया। देखो, 2 की रफ्तार से इधर है, 2 की रफ्तार से इधर है। लोगों को लगेगा कि रफ्तार तो सेम है, बट डायरेक्शन तो बदल गई ना। और डायरेक्शन जब बदल गई, इसका मतलब ये है कि जैसे डायरेक्शन बदली, तो डायरेक्शन बदलने का मतलब ये है कि रफ्तार भी बदल गई। ठीक है, क्योंकि रफ्तार का मतलब ये है कि वैल्यू भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। ठीक है, वैल्यू भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, तो ये है। यानी कि इस केस में क्या वेलोसिटी में चेंज आया है, यस और नो? तो उसका आंसर होगा यस, चेंज आया है। ठीक है, चेंज आया है। कितना चेंज आया है? पहले कितने से भाग रहा था? 2 से, अब कितने से भाग रहा है? 2। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना। पहले भाग रहा था 2 से, अब कितने से भाग रहा है? अब -2 से भाग रहा है, -2 से, क्योंकि इस साइड हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इस साइड हम नेगेटिव लेते हैं, इस साइड हम पॉजिटिव लेते हैं। पहले पॉजिटिव की साइड भाग रहा था इसलिए 2, और किधर भाग रहा है? नेगेटिव की साइड, तो माइनस। तो हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, है ना। तो फाइनल कितनी होगी? -2, माइनस इनिशियल कितनी थी इसकी? 2, और 1 सेकंड में भाग गया ये, तो आंसर आ गया -4। -4 आंसर आ गया, -4। -4 इसका सोल्यूशन आ गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सिंपल सी बात। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। देखिए, ये एक्सेलरेशन का पॉइंट है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अगर मैं बोलूँ फिर से सिंपल सी बात कि अगर इस केस में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि वही अभिषेक के पापा दिख गए थे इसको, ये रहे खड़े इसके पापा। ठीक है, तो ये भाग रहा था, ये बाइक से जा रहा था, ये जा रहा था मान लो 5 की रफ्तार से, इसके पापा आए तो ये भाग गया उल्टा 2 की रफ्तार से। ठीक है, ये काम इसने किया मान लो 1 सेकंड में, या मान लो इसने कर दिया ये काम, एक काम करते हैं, 3 की रफ्तार से भाग गया ये, और इसने 2 सेकंड में ना अपनी रफ्तार बदल ली थी। इसका एक्सेलरेशन बताइए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए। 5 से भाग रहा था, 3 से वापस आ गया, 2 सेकंड में इसने बदलाव कर लिया अपनी रफ्तार में, इसके पापा खड़े हैं। इसका आंसर मेरे को जल्दी से बता दीजिए अब, कितना एक्सेलरेशन होगा अभिषेक का? कोई नहीं कर पा रहा क्या? हो पा रहा है? बताइए। 3/2 आएगा। नहीं, हम्म, सोच लीजिए और। श्योर हो? ठीक है, 1 गलत आंसर है। ठीक है, नेगेटिव नंबर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है? देखो,
पहले अभिषेक भाग रहा था 5 से, फिर भागा 3 से, यानी कि -3 से, है ना, क्योंकि इधर तो माइनस पड़ता है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल रफ्तार कितनी है इसकी? -3, और इनिशियल कितनी है इसकी? 5, और टाइम कितना लगा इसको? 2। तो -3 -5 कितना हुआ? -8, -8, और -8 डिवाइड बाई 2 -4, -4 आंसर है इसका। गलती समझ में आई या नहीं आई? हाँ समझ गया। पक्का बताओ। आपका हाँ, मैं उधर समझ गया, मैं आ गया। तो ठीक है, ये रहा उसका पापा, ये अभिषेक के पापा हैं, ये अभिषेक भागा। ठीक है, ये अभिषेक भागा इधर 3 से, उसने अपने पापा को देख लिया आते हुए, तो उसने वापस गाड़ी घुमा ली 5 सेकंड में। बताओ, बताओ सोल्यूशन। बताओ सोल्यूशन कितना हुआ? वो सॉल्व। हम्म हम्म अभी फाइनल भी नहीं है, वन टाइम फाइनल। देखो, रुक जाओ पहले, इधर भागा यानी कि -3 से, उधर भागा 2, फाइनल कितनी है? 2, माइनस इनिशियल कितनी है? -3, अपॉन टाइम कितना लगा? 5, आंसर 1 है। एक बात याद रखना, जब भी वेक्टर, जब भी ए निकालें तो साइन का ध्यान रखें कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर वन आया, अगर 1 आया तो करेक्ट है, अगर -1 आया तो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, एक बॉल है, एक बॉल है, बॉल ऊपर फेंका, और इसका इनिशियल था 10, ऊपर पहुंच के इसका हो गया लेटेस्ट से 6, एंड टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। फाइंड ए। क्या है ये ऊपर 16 6। है? जल्दी, फास्ट, टाइम कम है। ठीक है, -2 है, देखते हैं, मेरे को नहीं पता। देखो, पहली बात, ऊपर जा रहा है यानी कि दोनों प्लस है, नीचे आती हुई चीज़ माइनस होती है, ऊपर जा रहा है यानी कि फाइनल कितना है? फाइनल कितना है? 6, इनिशियल कितना है? 10, टाइम कितना लगा? 2, आंसर क्या है? -2 सही है, -2 एकदम सही आंसर है, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर लास्ट, देखा 20 से, वापस आया 5 से, टाइम लगा 5 सेकंड। एक्सेलरेशन बताइए जल्दी, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, टाइम कम है।
3 आया, 3 ठीक है। मतलब मैं देखता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम, नीचे तो टाइम आ गया 5, फाइनल कितनी हो गई इसकी -5, है ना, क्योंकि नीचे आ रही है यानी कि -5 हो गया। इनिशियल कितनी हो गई इसकी 20, ठीक है, इनिशियल हो गई इसकी 20, तो आंसर आएगा इसका 25 डिवाइड बाय 5 -5 आंसर है इसका। 3 गलत है, नंबर कट चुके हैं, ठीक है पूरा। तो ठीक है, यही दिक्कतें हैं, यही देखो बेसिक है, यही बेसिक है, यही गड़बड़ है, शुरुआत से यही गड़बड़ है सब कुछ। मैं बोलता रहा हूँ एक्सेलरेशन ही लोगों को नहीं आता और लोग पता नहीं कहाँ बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन के साथ खेलना। लास्ट क्वेश्चन, ऊपर से नीचे फेंका कुछ और बॉल फेंकी, 10 से फेंकी थी रफ्तार, ठीक है, नीचे बॉल आई, टप्पा खाया, टप्पा खा के बॉल जो है ऊपर उड़ गई मान लो 4 की रफ्तार से, ठीक है, 2 सेकंड में ऐसा हो गया। जल्दी बताइए एक्सेलरेशन विद साइन, साइन के साथ। जल्दी फास्ट, टाइम कम, सब आ सकता है। वन पॉइंट फाइव, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। पहले ऊपर से फेंका, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, फाइनल ऊपर जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल, फाइनल कितनी 4 माइनस वी इनिशियल, इनिशियल कितनी है -10 क्योंकि नीचे आ रहा है, अपॉन टाइम कितना लगा 2, ठीक है 2 लगा, यानी कि 14/2, 7 आंसर है। 4/2 क्यों कट तो गया। 2 सेकंड में, तो ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यही बताता हूँ, एक्सेलरेशन लोगों को आता नहीं है और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस खाली। तो ये एक्सेलरेशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, ये बेसिक का पहले क्लास है हमारी, तो इसमें जो है हमने डिस्कस कर लिया है चीज़ों को। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दो दो केस हैं आपके पास। पहला केस है कि एक बॉडी भागी इधर 2 से, पापा को देखा तो वापस भागा 3 से, टाइम लिया 1 सेकंड, ठीक है। एक भाग रहा था मान लो 10 से और सोचा कि लेट हो रहा हूँ तो और भगा लेता हूँ स्पीड, तो भगा ली उसने 12 से, टाइम लिया उसने 2 सेकंड। इस केस में 1 सेकंड लिया था, इस केस में इसने 2 सेकंड लिया था। किस केस में एक्सेलरेशन ज़्यादा है बताइए। पहले भाग रहा था 2 से, 2 इनिशियल है, ठीक है, 3 फाइनल हो गई इसकी, 10 इनिशियल थी इसकी, 12 इसकी फाइनल है। अब बताओ, जल्दी बताइए।
फर्स्ट का, अच्छा फर्स्ट का -1 आ रहा है और सेकंड का 1 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं तो पहले वाले का क्या है, इनिशियल कितनी है इसकी 2, इनिशियल माइनस फाइनल कितनी है इसकी -3, माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन टाइम टेकन इज 1, तो 5 हो गया। ऊपर वाले का आंसर 5 हो गया। नीचे वाले का क्या, फाइनल कितनी है 12, इनिशियल कितनी है 10, और दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव है, अपॉन टाइम टेकन 2 है। नीचे वाले का आंसर हो गया 1, 1 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है, 5। तो ये आंसर फर्स्ट वाले का केस ज़्यादा, यानी कि फर्स्ट के केस में एक्सेलरेशन ज़्यादा है ना, सेकंड में कम है, पहले में 5 है, दूसरे में 1 है। तो यही है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फिर एक्सेलरेशन नहीं आता पर हीरो बनते हैं। एक्सेलरेशन सीखो पहले, वो इम्पोर्टेंट है, और डायरेक्शन साइन के साथ रखो। इधर जा रही है तो पॉजिटिव, इधर जा रही है तो माइनस, ऊपर जा रही है तो प्लस, नीचे आ रही है तो माइनस, बट फॉर्मूला यही रहेगा, इज इक्वल टू वी फाइनल, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये रहा अभिषेक के पापा, भाग अभिषेक इधर। ठीक है, 5 से भागा, पापा को देखा, 3 से आया। ठीक है, 3 से आया, टाइम लिया 2 सेकंड, एक्सेलरेशन बताओ। टाइम 2 सेकंड में, 2 सेकंड में ये काम कर दिया उसने। क्या रहा है देखते हैं। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल कितनी होगी 3, इनिशियल कितनी थी -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन टाइम टेकन 2, 4 आंसर है इसका सही। ठीक है, अब समझ में आ गया, क्लियरिटी हो गई। तो एक्सेलरेशन निकालना अब आया है। तो एक्सेलरेशन जब आएगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे मास के साथ, तो फोर्स आ गया है ना, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे मास के साथ तो फोर्स आ गया, खत्म, ये चीज़ है। ठीक है, 1D। क्या, क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन नहीं करने, जब बोला जाएगा तभी क्वेश्चन करने हैं, जब बोला जाएगा तब क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का पहली बात 2 स्टेप पता है ना, पहले आइडेंटिफाई करो है भी या नहीं है, और दूसरा फिर कैलकुलेट करो। कैलकुलेट में क्या याद रखना है, माइनस प्लस जो साइन रखते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ रखना है प्लस, कहाँ रखना है माइनस, वो इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिफाई देन वैल्यू कैलकुलेशन यूजिंग प्लस माइनस। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन के केस में ये 2 चीज़ें हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन करिए कि एक ऑब्जेक्ट था, 10 से भाग रहा था, फिर 2 सेकंड के बाद उसने अपनी रफ्तार को 10 कर लिया, एक्सेलरेशन बताइए। एक मिनट भैया, ये 10 से भागा, फिर अपनी 10 कर ली उसने, और अरे जीरो तो कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, मैंने क्या बोला, जब भी रफ्तार में बदलाव दिखे तभी एक्सेलरेशन होता है, यानी कि इस केस में तो जीरो आंसर हो गया, और फॉर्मूले से भी तो जीरो ही आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। पर अगर मान लो 10 से भाग रहा था और 10 से ही आ गया 2 सेकंड में, अब बताओ। और 2 सेकंड हम्म,
भैया 5 आएगा। देखते हैं। फाइनल देखो पहले इससे भाग रहा था फिर उससे वापस आ गया। फाइनल कितनी होगी इसकी -10 और इनिशियल कितनी है इसकी 10। टाइम कितना लगा 2 20 और 10 -10 आंसर आ गया। गलती पता चल रही है? गलती पता चल रही है ना, क्या गलती है? तो ठीक है, ठीक है। तो ये है एसेलरेशन। एसेलेरेशन का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। फॉर्मूला मैंने बता दिया, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैंने बता दिया, टाइम को लेके चलना है मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में एसेलरेशन रिपीट नहीं होगा कल से, नो रिपीटेशन। और इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, रिवीजन करनी होगी तो वहीं से कर लेना, ठीक है। तो यही है अपना सिलसिला। तो फिर कोई क्वेश्चन है?